जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम पे कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट किया था और कंडीशनल में पास्ट सब्जेक्टिव मूड इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और आपने समझा सीखा था कि आखिर इमेजिनेशन को हम कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपने बेसिकली क्या सीखा था, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ फटाफट। देखिए, आपने सीखा था डियर कि हम जब भी इमेजिनेशन को डील करते हैं, इमेजिनेशन दो होती हैं बेटा। एक हम पास्ट की इमेजिनेशन कर सकते हैं और एक हम प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनेशन। एक ही बात है, ठीक है। अगर हमारी इमेजिनेशन प्रेजेंट या फ्यूचर की हुई तो हम लिखेंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। बोलिए हाँ। अगर इमेजिनेशन प्रेजेंट या फ्यूचर की होती है तो हम लिखते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में, और अगर वो इमेजिनेशन पास्ट की होती है तो फिर हम लिखते हैं पास्ट के परफेक्ट में। लेकिन ध्यान ये रहे इतना पढ़ते वक्त कि जो इमेजिनेशन पास्ट के परफेक्ट में लिख रहे हैं आप, ये तभी होगा जब वो प्रोबेबल होगा। प्रोबेबल होगा। अगर वो इमेजिनेशन प्रोबेबल है, मतलब ऐसा है कि वो उस समय सही नहीं था लेकिन आगे सही होने के कंप्लीटली उसके चांस हैं, प्रोबेबिलिटी है, उसको बोलते हैं प्रोबेबल इवेंट। इम्प्रोबेबल इवेंट का मतलब ऐसी इवेंट जो ना कल सही थी, ना आज सही, ना आगे कभी सही होगी। तो इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है कि जब भी कभी ऐसी इवेंट आप लिख रहे हैं जो भले पास्ट की है लेकिन वो इम्प्रॉबेबल है, तो फिर आप पास्ट के परफेक्ट में ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप पास्ट की इवेंट को पास्ट के परफेक्ट में तब लिखेंगे जब वो इवेंट प्रोबेबल हो, इम्प्रॉबेबल ना हो। तो आपको लगेगा सर अच्छा इम्प्रॉबेबल होगा तो फिर कहाँ बनाएंगे, तो अगर वो इम्प्रॉबेबल हुआ तो फिर यहीं बनाएंगे। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की इवेंट अगर पास्ट की इवेंट इम्प्रॉबेबल हुआ तो अगेन बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब बेटा क्या समझे आप कि पास्ट इंडेफिनिट में दो सेंटेंस आएंगे। एक तो आएगी पास्ट की भी इवेंट, पास्ट की ऐसी इमेजिनेशन जो इम्प्रॉबेबल होगी, तब भी बनाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। और एक बनाएंगे बेटा प्रेजेंट या फ्यूचर की इवेंट को जो आने वाले टाइम पे होगी, वो भी कहाँ लिखेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में। इसका मतलब अगर मैं उल्टा सोचूं कि अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है पास्ट के इंडेफिनिट में, तो पास्ट के इंडेफिनिट में लिखा हुआ सेंटेंस दो मीनिंग कन्वे करेगा। एक पास्ट की भी मीनिंग कन्वे कर सकता है और प्रेजेंट की मीनिंग भी कन्वे कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो इम्प्रॉबेबल इवेंट है तो पास्ट की मान लेंगे, और फ्यूचर या प्रेजेंट की है तो फिर वो इंडेफिनिट लिखा ही जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बार हमने किया था कि ये तो हो गया इफ क्लॉज के बारे में। अब आइए मेन क्लॉज के बारे में। ये सारा ड्रामा किसके लिए था, इफ क्लॉज के लिए। अब आइए मेन क्लॉज। हमने कहा था बेटा मेन क्लॉज को हमने कहा था रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट क्लॉज इसको भी दो तरह से लिखते हैं आप। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट का रिजल्ट दिखाएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर का। और ये दिखाएगा पास्ट का रिजल्ट। पास्ट का रिजल्ट होगा तो ऐसे लिखेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट या फ्यूचर रिजल्ट होगा तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखना, आगे चल के समझाएंगे बेटा कि वुड के अलावा हम कुड भी यूज कर लेते हैं, कुड के अलावा हम माइट भी यूज कर लेते हैं। ये आगे चलकर हम समझा देंगे कैसे कुड कैसे माइट। अभी आप सिर्फ वुड से काम चलाते रहिए, बाकी समझा देंगे। मॉडल्स का मामला है वो। प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम ये है जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ भी हो जाएगा। कुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, दोनों चीज़ कॉमन रहेगी। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये समझना है कि हम मेन क्लॉज का मतलब रिजल्ट क्लॉज, हम रिजल्ट क्लॉज जब लिख रहे होते हैं तो अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर का रिजल्ट है तो वुड के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेंटेन करो। अगर वो पास्ट का रिजल्ट है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। एक सेंटेंस से बात को कंप्लीट करते, मैंने कहा इफ यू हैड वर्कड हार्ड, if you had worked hard you would succeed। देखिए जरा,
ये एक स्टेटमेंट है, हमें समझना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। एक बार 10 सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूँ आपको सोचने के लिए कि जो अभी आपने रिवीजन कॉल लिया है, एक बार ज़रा प्रयास करिए कि आप इस सेंटेंस को सही या गलत क्लेम कर सकते हैं। आप इसको क्या क्लेम करेंगे? गलत क्लेम करेंगे, सही क्लेम करेंगे, कुछ तो करेंगे। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। कहने वाला कहना ही चाह रहा होगा कि यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, देखिए इफ़ क्लॉज कहाँ मेंटेन है? इफ़ क्लॉज मेंटेन है पास्ट के परफेक्ट में। देखिए इफ़ क्लॉज को पास्ट के परफेक्ट में लिखा गया, और आपको पता है कि इफ़ क्लॉज को दो ही जगह लिख सकते हो। इफ़ क्लॉज को दो जगह आप लिख सकते हैं। इफ़ क्लॉज का मतलब इमेजिनेशन क्लॉज, इमेजिनेशन का मतलब है इफ़ क्लॉज, ठीक है। इमेजिनेशन का मतलब ही है इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज को आप चाहे पास्ट के इंडेफिनिट मेंटेन करो और आप चाहे पास्ट के परफेक्ट मेंटेन करो, लेकिन आप चाहें ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि कब की कल्पना है। अगर वो कल्पना पास्ट की है तो पास्ट के परफेक्ट में, प्रेजेंट या फ्यूचर की है तो फिर पास्ट के इंडेफिनिट में। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पास्ट की हर इवेंट पास्ट के परफेक्ट में नहीं जाती। पास्ट की वही इमेजिनेशन पास्ट के परफेक्ट में जाएगी जो प्रोबेबल इवेंट होगी, इसको लगे कि हाँ आगे सही होने के चांस है। देखिए इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। अब ध्यान से अगर देखें, हमें पता है कि इफ़ क्लॉज है हमारी, ये इफ़ क्लॉज है। इफ़ क्लॉज को हम कौन सी क्लॉज और नाम देते हैं? इमेजिनेशन क्लॉज। नाम में क्या रखा है एक बार जान लो सारे नाम। हम कोई भी नाम ले सकते हैं। इमेजिनेशन क्लॉज, इफ़ क्लॉज है, इमेजिनेशन क्लॉज है। इसी को बोलते हैं बेटा एक्शन क्लॉज। क्या बोलते हैं? एक्शन क्लॉज। एक्शन क्लॉज बोल लो, इमेजिनेशन क्लॉज बोल लो, इफ क्लॉज बोल लो, इन सभी नाम में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। हम अगर ये कह रहे हैं कि इफ क्लॉज को पास्ट के परफेक्ट में लिखा गया तो सीधा सा सिंपल सा मामला क्या समझ में आया कि ये कहानी कब की रही होगी? पास्ट की। क्योंकि पास्ट सब्जेंटिव मूड में अगर हम किसी इमेजिनेशन को पास्ट के परफेक्ट में लिख रहे हैं तो वो इमेजिनेशन पास्ट की रही होगी। तो मीनिंग भी कैसे निकालेंगे? पास्ट के निकालेंगे। तो मीनिंग क्या निकालेंगे कि यदि तुम कठिन परिश्रम करो या तुमने किया होता, किया होता वाली फीलिंग कहाँ से आएगी? क्योंकि ये पास्ट के परफेक्ट में लिखा गया है तो कल्पना कब की मानी जाएगी? पास्ट की। तो मानना पड़ेगा, कहने वाला ये कहना चाह रहा है कि यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता बट किया नहीं इन पास्ट, तो आप सफल हो गए होते। तो रिजल्ट कब आता? उसी वक्त। भैया अगर आप कठिन परिश्रम किए होते अपने जवानी की स्टेज में तैयारी कर रहे थे तो आप भी सफल हो गए होते। कब? पास्ट में। लेकिन हुए तो नहीं। इसका मतलब रिजल्ट क्लॉज ये लिखा गया है। और आपको पता है वुड के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब रिजल्ट कब का है? प्रेजेंट या फ्यूचर का। और वुड के आगे हैव, अच्छा वुड के अलावा मैंने आपसे कहा ना कुछ देर पहले कि कुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चलकर समझाया जाएगा। अभी आपसे वुड से काम चलाइए। मैंने कहा कि वुड के आगे हैव लगा दो, हैव के आगे थर्ड फॉर्म लगा दो। ऐसा कर दोगे तो वो रिजल्ट कब का माना जाएगा? पास्ट का माना जाएगा। तो हमको पता है कि रिजल्ट हमको यहाँ पास्ट का लिखना है, तो पास्ट का रिजल्ट लिखा नहीं है, इसको पास्ट कैसे करेंगे? हैव सक्सीडेड हो जाएगा, यू वुड हैव सक्सीडेड। सेंटेंस बनेगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। इस सक्सीड की जगह पे हैव सक्सीडेड, वुड के बाद हैव लगाएंगे और हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो जाके सेंटेंस आपका पास्ट का रिजल्ट माना जाएगा। और हमको पास्ट का लिखना भी था क्योंकि वो कह रहा है कि यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता तो आप सफल हो गए होते। सेम सेंटेंस को मैं दोबारा लिख रहा हूं, या रुको। इफ यू वर्कड हार्ड you would succeeded today। देखिए हमने फिर से आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है और वही कहानी है। पढ़ के आपको बताना है बेटा कि ये स्टेटमेंट हमारा सही लिखा गया है, गलत लिखा गया है। एक बार आप 10 सेकंड का विंडो दिया है, फिर से एक सेंटेंस आपको समझा दिया है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से जरा एक बार ट्राई करिए। हो गया भाई?
देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए सवाल बड़ा बढ़िया सवाल है, मतलब मन से अगर समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। कुल मिला के मज़ा आएगा कि हाँ जानकर आपको अच्छा लगेगा। मैंने लास्ट टाइम पे कहा था कि अगर आप कंडीशनल सेंटेंस को बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे, बहुत सारी बुक्स से पढ़े होंगे, तो लेकिन यकीन मानिए आपका विश्वास टूट जाएगा। आपका जो अब तक का बिलीफ सिस्टम रहा होगा कि सर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये सब खत्म हो जाएगा। एक बार आप मेरी बात को सुनने और समझने का प्रयास करिएगा, मतलब मजा आ जाएगा आपको, वास्तव में मजा आएगा, दिल से मजा आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं आपसे, ये है मान लीजिए एक्शन और ये है आपका रिजल्ट। ठीक, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो कोई एक्शन है, एक्शन मतलब कोई काम, कोई एक्शन है वो पास्ट में हुआ, कोई एक्शन है जिसको किसी पास्ट के टाइम में परफॉर्म किया गया, अब उसका रिजल्ट कब आएगा? तो आप कहेंगे सर अगर कोई काम पास्ट में हुआ है तो उसका रिजल्ट तो पास्ट में भी आ सकता है। भाई मान लो कल तुमने कोई काम किया और कल रिजल्ट आ गया, तुमने कल कोई काम किया रिजल्ट आज आया, तुमने कल कोई काम किया रिजल्ट कल आएगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। फिर कल आपने कोई टेस्ट दिया हो तो उस टेस्ट का रिजल्ट कल ही आ गया हो, तो इसका मतलब रिजल्ट कब आ गया? पास्ट में। हो सकता है कि कल के दिए हुए टेस्ट का रिजल्ट कल नहीं आया हो, आज आया हो, तो प्रेजेंट में आ गया। या हो सकता है भैया कि कल के दिए हुए टेस्ट का रिजल्ट आज भी ना आया हो, आने वाले कल में आएगा, टुमारो मतलब फ्यूचर। इसका मतलब एक बात समझ में आया कि अगर कोई काम पास्ट में किया जाए सर, तो उसका रिजल्ट हम प्रेजेंट में भी काउंट कर सकते हैं, पास्ट में भी काउंट कर सकते हैं, फ्यूचर में भी काउंट कर सकते हैं। यस या नो? अब एक काम करते हैं डियर, एक छोटी सी बात और। मान लो अब मैं यहां लिख रहा हूं रिजल्ट और यहां लिख रहा हूं एक्शन, जरा बात को सुनिएगा। अब आपसे मैं कहूं कि किसी भी एक्शन का जो रिजल्ट है वो अगर प्रेजेंट में है, कि मैं जो बात कह रहा हूं बेटा, ये सारी बातें इसका अंग्रेजी से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये जो मैंने बात समझाने का प्रयास किया आपको भी कि कोई काम अगर पास्ट में हुआ हो, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी समझ जाएगा कि वो अगर कोई काम पास्ट में हुआ हो तो उसका रिजल्ट पास्ट में भी आ सकता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर अगर कोई रिजल्ट है जो प्रेजेंट में आया हो, प्रेजेंट में आया हो, मतलब किसी एक्शन का जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में आया ही है। अगर प्रेजेंट में आया है तो उसका एक्शन कब हुआ होगा? मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट अगर प्रेजेंट में है तो एक्शन कब हुआ होगा? तो मैंने कहा कि भाई अगर रिजल्ट आज आया है तो तुम जरा सोचो, तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट अगर आज आया तो तुमने एग्जाम कब दिया होगा? पास्ट में। इसका सीधा मतलब है कि एक्शन तो इस बार पास्ट में हुआ होगा, प्रेजेंट नहीं हो सकता, फ्यूचर नहीं हो सकता। क्योंकि जिस एक्शन का रिजल्ट अगर आज आया है प्रेजेंट में, तो वो काम भी कब हुआ होगा? प्रेजेंट से पहले, दैट मीन पास्ट। ये बात तय है कि नहीं? जिस एक्शन का रिजल्ट आज आया हो प्रेजेंट में, तो वो एक्शन कब परफॉर्म किया गया होगा? तो आप कहेंगे सर पास्ट में। इसमें कोई शंका या शिकायत की बात नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये बात एकदम अलग बात है, इसका इंग्लिश से कोई नाता नहीं है। इंग्लिश एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। अब देखो जरा, अगर आप बाइफरकेट कर पाए तो देखो ये इफ क्लॉज है। आपको पता है कि इफ क्लॉज को क्या बोलते हैं? एक्शन क्लॉज। अभी कुछ देर पहले नाम गिनाया था मैंने, नहीं पता ना, आप भूल जाओ। इसका नाम चाहे इफ क्लॉज बोल लो, चाहे इमेजिनेशन क्लॉज बोल लो, चाहे एक्शन क्लॉज बोल लो। इसका नाम क्या भैया? ये है मेन सेंटेंस या रिजल्ट क्लॉज। बोलिए हाँ, बात समझ में आके तो हाँ बोल दिया करें। रिजल्ट क्लॉज। देखो रिजल्ट कब का लिखा गया है? टुडे लिखा गया है। इस सेंटेंस में क्या लिखा गया? यू वुड हैव सक्सीडेड टुडे। टुडे का मतलब ये रिजल्ट कब का माना जाएगा? प्रेजेंट का माना जाएगा। बोलो हाँ। भाई टुडे का मतलब पास्ट तो नहीं बोल सकते, प्रेजेंट बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो बात ऐसी कह रहा है कि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, तुम सफल हो गए होते, इसका मतलब आज को रिजल्ट आया है, तुम फेल हो गए हो, तो आज की बात कर रहा है वो, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। हमको पता है कि रिजल्ट क्लॉज टुडे लिखा गया, इसका मतलब एडवर्ब टाइम कब का दिया है? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का रिजल्ट होना चाहिए।
टाइम के हिसाब से सेंटेंस मेंटेन करते हैं। रिजल्ट होना चाहिए प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट का होना चाहिए, ये बात कहाँ से पता लगी? इस टुडे को देखकर। अब तुमको लगे कि नहीं सर रिजल्ट तो प्रेजेंट का होना चाहिए। अगर रिजल्ट प्रेजेंट का होना चाहिए तो भैया प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर भी तो लिखना पड़ेगा। अब ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है क्या? नहीं। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा? वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन देखो ये यहाँ लिखवाया तो मैंने अभी आपको, ये देखो प्रेजेंट या फ्यूचर का रिजल्ट कैसे मेंटेन करते हो? वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट का वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आप ये बात समझ जाओगे तो आपको लगेगा हाँ सर रिजल्ट तो प्रेजेंट का होना चाहिए ड्यू टू दिस, और लेकिन प्रेजेंट का दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये हैव लगा दिया है। तो पहले हैव हटाओ, अब वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो भैया सक्सीडेड को उठा के क्या करो? सक्सीड करो पहली चीज। चलो कि सर अब ये सही हो गया कि प्रेजेंट का रिजल्ट होना चाहिए और प्रेजेंट का स्ट्रक्चर दिखाई भी पड़ रहा है अब कि यू वुड सक्सीड टुडे, यू वुड सक्सीड टुडे। अब ये प्रेजेंट जैसा दिख भी रहा है। अब हमको पता है कि अगर रिजल्ट प्रेजेंट का है, रिजल्ट प्रेजेंट का है, ये देखो तुम बताओ एक्शन कब का रहा होगा? पास्ट का। बड़ी जनरल चीज है ये कि अगर किसी भी चीज का रिजल्ट अगर आज आया है तो काम कब हुआ होगा? पास्ट में। और ये है एक्शन क्लॉज। इसका मतलब ये कब का होना चाहिए? पास्ट का। कैसे पता लगा पास्ट का होना चाहिए? कैसे पता लगा? यहां से पता लगा। रिजल्ट है प्रेजेंट का तो फिर एक्शन कब हुआ होगा? पास्ट में। इसका मतलब एक्शन क्लॉज अगर पास्ट की है तो आपको पता है, वापस दिखा देता हूं, आपको पता है कि अगर एक्शन क्लॉज पास्ट का है, इफ क्लॉज का मतलब एक्शन क्लॉज, अगर एक्शन क्लॉज पास्ट का है तो मेंटेन कहाँ करेंगे? पास्ट के परफेक्ट में। लेकिन ध्यान रखना वो प्रोबेबल इवेंट होनी चाहिए, प्रोबेबल इवेंट होनी चाहिए। तो आपको पता है कि कठिन परिश्रम उस दिन नहीं किया, आगे तो कर सकता है ना, प्रोबेबल तो है। जो आदमी कल मेहनत मेहनत नहीं करता था वो आगे भी नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी? कर सकता है। इसका मतलब ये इवेंट पास्ट की है, और पास्ट की इमेजिनेशन को पास्ट के इंडेफिनिट में नहीं बनाते बल्कि पास्ट के परफेक्ट में बनाते हैं। तो सेंटेंस बनेगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड टुडे। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे ये रटते हैं या जो टीचर या जो किताबें ये सिखाने का प्रयास करती हैं कि अगर इफ क्लॉज में पास्ट का परफेक्ट लगा हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो, तो आप मेन सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। फिर लिखते हैं कि नियम के तौर पर कि अगर इफ क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हो मतलब पास्ट इंडेफिनिट लगा हो तो मेन सेंटेंस में आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। ऐसा किताबों के अंदर लिखा गया है एंड आई होप कि आपने भी पढ़ा होगा। तो उस विश्वास को तोड़िए और देखिए कि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, मतलब पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन क्या मेन सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं, यहाँ तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस बिलीफ सिस्टम से पहले बाहर आइए कि कोई डिपेंडेंसी है कि ये पास्ट परफेक्ट तो वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट तो वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं, दोनों को अलग अलग एंटिटी समझकर दोनों की जो सिलेक्शन है उसके टाइम के बिहाफ पे करिए। आप ये देखिए कि रिजल्ट कब का लिखना है, प्रेजेंट या पास्ट का, उसके हिसाब से लिखिए। आप ये देखिए एक्शन कब का लिखना है, प्रेजेंट या पास्ट का, उसके हिसाब से लिखिए। मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम आपको ये समझते रहना है कि आपको कब का रिजल्ट लिखना है और कब का एक्शन लिखना है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर बात समझ में आ रही तो बोलिए भैया हाँ। एक सवाल मैं आपको टेस्ट करने के लिए दे दे रहा हूं कि आपने मेरी कितनी बात समझी कितनी बात नहीं समझी, वो यहां से पकड़ में आ जाएगा। इफ इफ आई वर अ किंग आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ये एक स्टेटमेंट है, आपको आंसर करना है कि ये सेंटेंस सही है गलत। कमेंट करिए भाई, पढ़िए अच्छे से एक बार।
देखिए सवाल का आंसर निकालने का प्रयास करिए, सब कुछ अगर मैं ही बताऊंगा तो मतलब निकलेगा नहीं डियर। चलिए मैं आपको आंसर कर दे रहा हूं, बहुत वक्त ले लिया आपने। देखिए इफ आई वर अ किंग, देखो वर का मतलब क्या हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बोलिए हाँ। अच्छा एक बार जान लीजिएगा, बी की सेकेंड फॉर्म जो होती है, बी की सेकेंड फॉर्म वो होता है बेटा वॉज भी होता है और वर भी होता है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। जो बी की सेकेंड फॉर्म होती है वो वॉज भी होती है वर भी होती है, लेकिन जो वॉज होती है ये रियलिटी को एक्सप्रेस करती है, किसको एक्सप्रेस करती है, रियलिटी। और जो वर होती है वो अनरियलिटी के लिए यूज किया जाता है, मतलब इमेजिनेशन। इसीलिए हमें जब जब अनरियलिटी इमेजिनेशन एक्सप्रेस करना है तो हमें इससे मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी अनरियलिटी को एक्सप्रेस कौन करेगा, वर। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा तो भी अनरियलिटी को एक्सप्रेस कौन करेगा, वर। इसीलिए बेटा आई के साथ भी हम लोग वर लगाते हैं इमेजिनेशन में, क्योंकि अगर ये रियल इवेंट होती, रियल इवेंट, तो वहां पे क्या लिखते, आई वॉज प्लेइंग लिखते हैं ना। आई के साथ वॉज लगाते होंगे आप लोग कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, आप क्या बोलेंगे, आई वॉज प्लेइंग। ये रियल इवेंट है इसलिए वॉज लगा रहे हैं। लेकिन इमेजिनेशन होता तो फिर इमेजिनेशन में हमको वर ही लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो इससे मतलब नहीं है। सो इफ आई वर अ किंग आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब देखिए ये है इफ क्लॉज। इफ क्लॉज बेटा कहां लिखा गया है, पास्ट के इंडेफिनिट। इफ क्लॉज लिखा गया पास्ट के इंडेफिनिट में। आपको पता है कि अगर कोई इफ क्लॉज पास्ट के इंडेफिनिट में लिखी गई है तो वो इवेंट की इमेजिनेशन कब की मानी जाएगी, प्रेजेंट या फ्यूचर की, बोलिए हाँ। प्रेजेंट या फ्यूचर की। तो उसकी मीनिंग भी कैसे निकालेंगे, वैसे ही प्रेजेंट या फ्यूचर में जाकर। और ये आपकी है बेटा मेन सेंट, मतलब रिजल्ट क्लॉज। अब ये रिजल्ट क्लॉज है। रिजल्ट क्लॉज अब चूंकि एक्शन जब तुम प्रेजेंट में कर रहे हो, ये एक्शन क्लॉज है। ये तुम प्रेजेंट में अगर कोई चीज बात कर रहे हो तो रिजल्ट पास्ट में कैसे जाएगा। जो पेड़ हम आज लगाएंगे वो आगे जाके फल देगा कि पीछे जाके फल देगा, आगे जाके फल देगा। तो इसका मतलब जो काम हम आज करेंगे उसका रिजल्ट तो आगे आएगा, पीछे तो नहीं आएगा। लेकिन रिजल्ट वो कहां दे दिया है, वुड हैव थर्ड फॉर्म में, मतलब पास्ट का दे दिया है। वुड हैव थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट का रिजल्ट। और आपको पता है कि रिजल्ट पास्ट का नहीं हो सकता क्योंकि एक्शन तो प्रेजेंट में हो रहा है। इसको करना पड़ेगा कहां पर, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट करने के लिए कैसे करोगे, हैव हटाओ और हेल्प की फर्स्ट फॉर्म। सो आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, दैट इज रिजल्ट। तो ये बात समझा कि बेटा। अब जरा यहाँ जाओ। अब चूंकि इवेंट हमारी प्रेजेंट की थी, जान कहां से गए, इस सेकंड फॉर्म को देखकर। अब इसकी मीनिंग भी कहां निकालेंगे, प्रेजेंट में। देखो कैसे निकालते हैं मीनिंग। इफ आई वर अ किंग दैट मीन्स यदि मैं एक राजा बन जाऊं, अभी हूं नहीं, आगे बनने की कल्पना कर रहा हूं। किसी ने हमसे मांगा, भाई मान लो मेरी औकात 2 रुपए की भी ना हो और आप हमसे 2 करोड़ रुपए की वो मांग रहे हो, उधार मांग रहे हो। मैंने कहा भाई क्या मजाक कर रहे हो, मैं 2 रुपए भी नहीं रखता हूँ, तुम 2 करोड़ मांग रहे हो। तो मैंने कहा लेकिन यदि जान लो, यदि मैं एक राजा बन जाऊं, यदि मैं एक राजा बन जाऊं, अभी हूं नहीं, ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है जो आगे जाके शायद सही हो जाए। यदि मैं एक राजा बन जाऊं तो मैं आपकी मदद करूं, मैं करना चाहता हूं करूं, लेकिन मैं कहां से करूं मेरे भाई, पैसा नहीं मेरे पास। तो मदद करूं, अभी किया नहीं है। तो बात प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट की मीनिंग भी निकालो। अच्छा इसी को अगर मैं पास्ट में कहता तो कैसे कहता, if I had been, if I had been a king, I would help you। देखो ये कह रहा है if I had been a king, तो ये इवेंट इस बार कहां लिखी गई है, ये लिखी गई है पास्ट के परफेक्ट में, बोलो हाँ। अच्छा पास्ट के परफेक्ट में लिखी गई है तो कल्पना कब की मानी जाएगी, पास्ट की। कोई इवेंट अगर पास्ट के परफेक्ट में लिखी गई है तो कल्पना कब की मानी जाएगी, पास्ट की। सो इफ आई हैड बीन अ किंग का मतलब यदि मैं एक राजा, मीनिंग कहां निकालेंगे, पास्ट में। यदि मैं एक राजा रहा होता, बट हूं नहीं, था नहीं,
क्या बोलेंगे? था नहीं। यदि मैं एक राजा रहा होता बट था नहीं, कोई पास्ट की बात चल रही थी, आपने कहा क्या करें भाई साहब, उस जमाने में अगर मैं राजा रहा होता तो मैं ऐसा करता, बट आप थे नहीं। इसका मतलब ये इवेंट कब की? पास्ट की। तो मीनिंग क्या होगा ना बेटा कि आपको टाइम को समझकर ही निकालना पड़ेगा। आम जनता मीनिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, लेकिन आपको सुनना समझना पड़ेगा कि हमें जानना पड़ेगा वो इवेंट कब की है। वो इवेंट पास्ट की है तो पास्ट की मीनिंग पिक आउट करो, वो इवेंट प्रेजेंट या फ्यूचर की है तो प्रेजेंट या फ्यूचर की मीनिंग पिक आउट करो। अच्छा, ये है आपका मेन सेंटेंस। अब वो ये कह रहा है कि यदि मैं एक राजा रहा होता बट था नहीं तो मैंने आपकी मदद की होती, तो यहाँ प्रेजेंट कैसे लिख दिया आपने? भाई बात तो पास ही कर रहा होगा कि यदि मैं एक राजा रहा होता उस जमाने में तो आपकी मदद की होती, भाई था ही नहीं तो किया ही नहीं। लेकिन ये रिजल्ट होना चाहिए पास्ट का, होना चाहिए पास्ट का, लेकिन लिखा कहाँ पे है? प्रेजेंट का। कैसे पता? वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लिखना, रिजल्ट आपने प्रेजेंट का लिख दिया है, जबकि होना कहाँ चाहिए? पास्ट का। तो गड़बड़ हो गया। इसको सही कैसे करेंगे? पास्ट करो। पास्ट करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बोलना पड़ेगा इफ आई हैड बीन अ किंग आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यदि मैं एक राजा रहा होता तो मैं आपकी सहायता किया होता। तो ये ऑलमोस्ट आपका बात समझ में आ गई होगी कि ये बात हमारी हो गई भाई कि पास्ट की कल्पना। अच्छा, यही बात इसमें लिखी थी अपने प्रेजेंट में, यदि मैं राजा बन जाऊं तो आपकी मदद करूं। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं हो पाएगा। तुमको लगेगा अच्छा अच्छा सर, इसका मतलब हम चाहे पास्ट लिखें चाहे प्रेजेंट लिखें दोनों सही रहता। नहीं, दोनों सही हर जगह नहीं हो पाएगा, क्योंकि इम्प्रॉबेबल और प्रोबेबल की कहानी है कि अगर वो इवेंट प्रोबेबल है तो नो डाउट दोनों जगह एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर आपने कहा होता बेटा कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, एक स्टेटमेंट। इफ आई हैड बीन अ बर्ड कॉमा, if I had been a bird I would have flown in the sky। ये लिखा गया है। एक बार आप 10 सेकेंड का विंडो दे रहा हूँ, एक बार जरा सोचें कि इन दोनों में हम किसको सही माने किसको गलत माने और क्यों माने। जरा सोचें आप। मैं चाहता हूँ कि रैंडम क्वेश्चंस में करता चलूंगा, आप देखते चलेंगे, इससे आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा डियर। मैं चाहता हूँ परिवर्तन आए, आप सीखें पहले। चलिए देखिए, मैं आंसर कर रहा हूँ। देखिए, एक आदमी है जो कह रहा है कि इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं, देखो लिखा है वर, वर का मतलब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब ये इवेंट कब की मानी जाएगी? प्रेजेंट या फ्यूचर की। क्योंकि पास्ट के इंडेफिनिट में कब लिखते हैं? जब इवेंट प्रेजेंट या फ्यूचर की होती है। बोलिए हाँ। इसकी मीनिंग भी कहाँ निकालेंगे? ऐसे ही। वो कह रहा है कि यदि मैं एक चिड़िया बन जाऊं, कोई आदमी है जो चिड़ियों को उड़ता हुआ देखकर मन में कल्पना कर रहा है कि भाई साहब यदि मैं चिड़िया बन जाऊं तो मैं भी आकाश में उड़ूं। भाई तुम चिड़िया नहीं हो, ना तुम बनने वाले हो। क्या इसके पहले वाले केस में एक बात तुम रिलेट कर सकते थे कि कोई आदमी अगर आज राजा नहीं है, इस वाले इस वाले में कोई आदमी है जो आज राजा नहीं है, लेकिन क्या राजा नहीं बन सकता? बन सकता है यार। नरेंद्र मोदी को आज से 50 साल पहले क्या इस बात का इल्म होगा कि वो एक दिन इस देश के, इस भारत देश के वो प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पता होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई कह रहा है कि यदि मैं एक राजा बन जाऊं, तो चलो ठीक है, आज तुम कल्पना कर रहे हो कि यदि मैं बन जाऊं, बने नहीं हो, लेकिन आगे बनने का स्कोप है कि नहीं है? राजा बनने का मतलब भाई देश का प्रधानमंत्री देश का राजा ही ना हुआ। तो एक आदमी है जो आज राजा नहीं है लेकिन आगे राजा बनने की पूरी उम्मीद है, कोई इफ एंड बट नहीं। लेकिन कोई आदमी है जो आज तो चिड़िया नहीं है आज वो बर्ड नहीं है, लेकिन क्या आगे चिड़िया नहीं बन सकता? बन सकता है। बन सकता है, नहीं बन पाएगा।
नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि आदमी चिड़िया कैसे बनेगा? आदमी के पास पर कहाँ है जो पर लगाएगा? सोचो ना। मतलब ये इवेंट कैसी हुई, प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल? आप क्या कहेंगे? एक आदमी का चिड़िया बनना प्रोबेबल इवेंट है या इम्प्रोबेबल इवेंट है? वैसे एक आदमी का राजा बनना प्रोबेबल इवेंट है कि इम्प्रोबेबल इवेंट है? तो आप कहेंगे सर आदमी का राजा बनना तो प्रोबेबल है, बन सकता है, लेकिन आदमी का चिड़िया बनना तो इम्प्रोबेबल है। अब इम्प्रोबेबल इवेंट है, इम्प्रोबेबल इवेंट है, तो तुमको पता है कैसे? ये देखो मैंने यहाँ क्या किया है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में लिखा, वर का मतलब बी की फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो ये कहाँ लिख के दिया मैंने? पास्ट के परफेक्ट में। तो इवेंट कब की मानी जाएगी? पास्ट की। और तुमको कुछ देर पहले सिखाया था बेटा, अगर इवेंट पास्ट की है लेकिन वो प्रोबेबल नहीं है तो पास्ट का परफेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यस या नो? हमने कहा था कि अगर कोई इवेंट पास्ट की हो तो पास्ट के परफेक्ट में बनाओ, निसंदेह बनाओ, लेकिन ध्यान रहे कि पास्ट के परफेक्ट में लिखने से पहले वो इवेंट प्रोबेबल होनी चाहिए, प्रोबेबल होनी चाहिए। पास्ट की इवेंट को पास्ट के परफेक्ट में तभी डालना जब इवेंट प्रोबेबल हो। लेकिन पास्ट की इवेंट तो है, लेकिन क्या ये प्रोबेबल है? नहीं, ये इम्प्रोबेबल है। और इम्प्रोबेबल इवेंट को सिखाया था कि भले पास्ट की हो, कहां बनाना? पास्ट के इंडेफिनिट में। इसका मतलब इसको सही करके सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वर। इसका मतलब वहीं पहुंच जाएंगे जहां ऊपर लिखा है। अब आपके सामने दो चैलेंज आएगा कि सर अब हम कैसे जानेंगे कि ये इवेंट पास्ट की है कि प्रेजेंट की है? अब आप नहीं जान पाएंगे, इसीलिए तो कहा जाता है कि दोनों बातें वहां पे मीनिंग कन्वे करेगा वो। अगर कहीं लिखा है कि इफ आई वर अ बर्ड, तो यहां भी लिखोगे इफ आई वर अ बर्ड, लेकिन ये इवेंट कब की है? पास्ट की। ये इवेंट कब की है? प्रेजेंट की। ये तुम पास्ट इसलिए जान गए क्योंकि पहले से हैड बीन लिखे थे। अगर पहले से हैड बीन ना लिखे होते तो तुम उसको प्रेजेंट बोलते, लेकिन नहीं, क्योंकि हम ही मान के चलेंगे कि यार आदमी का चिड़िया बनना तो इम्प्रॉबेबल इवेंट है। अब हो सकता है कि ये इवेंट पास्ट की रही हो तो भी ऐसे लिखा जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या निकालेंगे? पास्ट में। यदि मैं एक चिड़िया रहा होता, यदि मैं एक चिड़िया रहा होता, कब? पास्ट में। इसकी एक मीनिंग ये भी हो सकती है कि मान लो ये इवेंट पास्ट की नहीं हो, प्रेजेंट की हो, तब भी तुम बनाओगे वर्ब के साथ ही, क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर की इवेंट को भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो हमको पता है कि पास्ट के इंडेफिनिट में दोनों ही लिखी जाएंगी। तो इसका मतलब, लेकिन दोनों का मीनिंग तो दो होगा ना, अलग अलग। एक बार में तो पास्ट की कल्पना कर रहे होगे या तुम प्रेजेंट की कल्पना कर रहे होगे। अगर तुम ये प्रेजेंट की कल्पना कर रहे हो, अब तुम ये बोलोगे कि सर यदि मैं चिड़िया बन जाऊं, चिड़िया को देखकर मन में ख्याल आया कि साहब यदि मैं चिड़िया बन जाऊं बट हूं नहीं। ये क्या कहेगा? यदि मैं चिड़िया रहा होता बट था नहीं। तो इसका मतलब इफ आई वर अ बर्ड, ये एक इम्प्रॉबेबल इवेंट है। किसी भी इम्प्रॉबेबल इवेंट का हमेशा दो मीनिंग आएगा, क्योंकि इम्प्रॉबेबल इवेंट पास्ट की होगी तो भी पास्ट के इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की होगी तो भी उसको पास्ट के इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब भैया कि इफ आई वर अ बर्ड के दोनों मीनिंग हो जाएंगे। अच्छा, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो चुपचाप प्रेजेंट तुम भी लिखो वुड फ्लाई, तो सही हो गया। लेकिन अगर वो मान लो इवेंट पास्ट की होगी, भले लिख रहे हैं वर्ड से, क्योंकि पास्ट की इवेंट को इम्प्रॉबेबल होने पर लिखना पड़ता है पास्ट इंडेफिनिट में ही, लेकिन अब रिजल्ट कब का आएगा? पास्ट का आएगा, तो वो वुड हैव फ्लोन लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं आपसे एक लाइन में थोड़ा और बोल दूं, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ कम समझ में आ रहा होगा। इसको मैं कंबाइन करता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, या आई वुड हैव फ्लोन। देखो कोई आपसे पूछे कि साहब ये बताइए, यहाँ पे लिखा है इफ आई वर अ बर्ड, इसके साथ हम यहाँ क्या लिखें? इफ आई वुड फ्लाई इन द स्काई या आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई, क्या लिखें? सवाल है ये। आंसर क्या देंगे आप? आंसर बेटा दोनों सही है, वुड फ्लाई भी सही है, वुड हैव फ्लोन भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस इवेंट को तुम प्रेजेंट का मान लो, क्योंकि प्रेजेंट की कल्पना भी पास्ट के इंडेफिनिट में लिखी जाती है, तो अगर हम मान ले प्रेजेंट की बात है तो आंसर प्रेजेंट कर लिया। और हमको पता है कि ये इवेंट तो इम्प्रॉबेबल है, क्योंकि कोई आदमी चिड़िया बन नहीं सकता,
तो अगर ये पास्ट की इवेंट रही होगी तो भी लिखा ऐसे ही जाएगा, और किसी पास्ट की इवेंट को अगर ऐसे लिखा रहा जा रहा है तो है तो बात पास्ट की, तो ये मामला भी कहाँ जाएगा, पास्ट का। तो क्या करोगे, यदि मैं चिड़िया रहा होता तो मैं आकाश में उड़ गया होता, कब, पास्ट में, तो हैव फ्लोन भी सही हो गया। तो यहाँ दोनों बातें सही हो जाएंगी, क्योंकि ये इम्प्रोबेबल है, दोनों इवेंट इसके अंदर इंक्लूड है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लें, समझ लें और कमेंट करें कि हाँ सर बात समझ में आ रही है, ये सारी बातें पहले कभी सीखा है, समझा है कि नहीं। आइए एक सवाल आपको मैं दे रहा हूं, मैंने कहा इफ आई स्किप्ड लंच कॉमा आई वुड हैव फेल्ट हंग्री नाउ। ये लिखा गया कि इफ आई स्किप्ड लंच आई वुड हैव फेल्ट हंग्री नाउ, आई वुड हैव फेल्ट हंग्री नाउ। एक बार आप कमेंट करें कि इस गिवन सेंटेंस का क्या आंसर होगा। हम इसको सही माने, गलत माने, क्या माने, मतलब कुछ तो मानना ही पड़ेगा। आइए सोच लिए होंगे। देखिए सेंटेंस लिखा गया है भैया कि इफ आई स्किप लंच आई वुड हैव फेल्ट हंग्री नाउ। आइए पहला पार्ट क्या है, बाइफरकेट करो। पहला पार्ट क्या है बेटा, ये हो गया प्रेजेंट में लिखा गया है। कैसे पता प्रेजेंट में, पास्ट एंड डेफिनेट में लिखने का मतलब ये घटना कब की मानी जाएगी, प्रेजेंट की। ये रिजल्ट कहाँ लिखा गया है, पास्ट में, क्योंकि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा गया। लेकिन तुमको पता है रिजल्ट कब का होना चाहिए, नाउ का मतलब बेटा प्रेजेंट, एडवर्ब कब का दिया है, प्रेजेंट का, तो इसका मतलब रिजल्ट कब का होना चाहिए, प्रेजेंट का होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट दिया कहाँ है, पास्ट का, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम प्रेजेंट का दिया है, तो प्रेजेंट करो। तो प्रेजेंट करो कैसे करोगे, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैव फेल्ट काट के क्या लिखना पड़ेगा, फील, वुड फील हंग्री। अब ये रिजल्ट प्रेजेंट का हो गया, क्योंकि रिजल्ट तो प्रेजेंट का करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ड्यू टू दिस टाइम फैक्टर, तो टाइम फैक्टर प्रेजेंट का दिया है तो रिजल्ट हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रेजेंट कर लिया। अच्छा आपको पता है कि अगर किसी एक्शन का रिजल्ट आज आया है, आज कोई एग्जाम आपने दिया जिसका रिजल्ट आज आया, तो एग्जाम कब दिए होंगे आप, एक्शन कब हुआ होगा, पास्ट में। जो काम आपने पास्ट में किया होगा तभी तो रिजल्ट आ जाएगा भैया। इसका मतलब एक्शन कौन है, यही है। एक्शन होना चाहिए पास्ट का, लेकिन अभी दिया कहां पे है, प्रेजेंट में। कैसे पता लगा, सेकंड फॉर्म से लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको पास्ट का करो, अभी जो लिखा गया वो गलत है। अगर इसको पास्ट का करोगे तो पास्ट का करने के लिए कहां लिखना पड़ेगा, पास्ट के परफेक्ट में। तो इसका मतलब यहां क्या लिखना पड़ेगा बेटा, इफ आई हैड स्किप्ड लंच, इफ आई हैड स्किप्ड लंच, यदि मैंने लंच स्किप कर दिया होता, मीनिंग समझो क्या, कैसे निकालेंगे, पास्ट में लिखने का मतलब मीनिंग पास्ट की होनी चाहिए। तो मीनिंग क्या होगी, यदि मैंने स्किप किया होता लंच को, तो कह रहा है आई वुड फील हंग्री नाउ, तो मुझे अभी भूख लग रही होती, अपने आप को भूखा महसूस कर रहा होता। कब, अभी, प्रेजेंट पे। इसका मतलब रिजल्ट प्रेजेंट का है, एक्शन पास्ट का है। आई होप कि आपने इन सेंटेंसेस के माध्यम से बात को समझा होगा। ये सब वेराइटीज़ हैं जिसमें आपको समझना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सेंटेंसेस, अच्छे से आपको आना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो हमको सीखना समझना है। हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। अभी 2 लेक्चर हुए हैं इसके ऊपर। एक लास्ट लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड कैसे डील करते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में क्या क्या बातें होती हैं, इफ़ क्लॉज किसको बोलते हैं, रिजल्ट क्लॉज किसको बोलते हैं, इफ़ क्लॉज में इफ़ क्लॉज को कहाँ पे लिखते हैं, कब पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, कब पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। फिर आपने देखा रिजल्ट क्लॉज को हम कहाँ लिखते हैं, कब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं और कब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखते हैं। ये दोनों बातों को एकदम मतलब अलग अलग डील करिएगा, तभी आप कंडीशनल सेंटेंस में अपने आप को बहुत ही मतलब अच्छा फील कर पाएंगे। वरना आपको ना कंफ्यूजन अगर इसके पहले रहा होगा तो आगे भी मेंटेन रहेगा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो। लेकिन यकीन मान ली, मेरी बात एक बार भी मानेंगे तो आपको लगेगा सर वास्तव में मजा आ गया। कंडीशनल सेंटेंस ऐसा आज तक ना किसी किताब में देखा, ना ही कहीं पढ़ा मैंने।
ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, बेहतर लगे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें। ठीक है भैया, चलिए आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।